Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आरते खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। India's electronic manufacturing increased fivefold in the last decade, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. Domestic stock markets remain closed in observance of Good Friday. Asian indices end mixed. And India's foreign exchange reserves rise by $1.56 billion to over $677 billion as of April 11, according to RBI data. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एक दशक के दौरान 5 गुना वृद्धि हुई है। घरेलू शेयर बाजार गुड फ्राइडे के दौरान बंद रहे। एशिया के बाजारों में मिला जुला रुख रहा और रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अप्रैल को $1 अरब 56 करोड़ बढ़कर $677 अरब के पार चला गया। और आज की पहली खबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। आज गुड़गांव के मानेसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी 6 गुना बढ़कर 3,25,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा तथा रोजगार में वृद्धि होगी। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में जिस तरह से भारत में तेजी आई है, जिस तरह के आंकड़े आज अश्विनी वैष्णव जी ने दिए, किस तरह के आपको फायदे इलेक्ट्रॉनिक्स में और उससे जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों में और अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए अमरीश, मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उनकी ये पहल थी कि हम कैसे मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को हिंदुस्तान में बढ़ाएं और उसके तहत हमने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए, जिसको PLI कहा जाता है एक आम भाषा में। और उसी के तहत आप ये जो नतीजा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स या उनकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, और जिसका मैं एक उदाहरण अगर एक दूं तो वो है एक एप्पल फोन का लेके। और जब 2015 में जब ये स्कीम 15-16 में रोल आउट हो रही थी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पुश की बात हो रही थी, तो उस समय एप्पल हिंदुस्तान की सरकार से निगोशिएट कर रहा था और बहुत सारे टैक्स कंसेशंस की डिमांड कर रहा था। तो उस समय की सरकार ने, मुझे याद है उस समय जो अभी तक थोड़े दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी, तब वो आर्थिक मामलों के सचिव थे। तो उनके सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अगर एप्पल हिंदुस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाता है तो हम जो भी वो जिस तरह के भी वो कंसेशंस मांगते हैं तो हम देने को तैयार हैं। तो और उस समय ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि क्यों हम एप्पल को
इस तरह के टैक्स कंसेशंस नहीं दे रहे हैं। बट मुझे लगता है उसी का नतीजा है जो आज ये इस तरह का इतना बड़ा जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो है हम एक्सपोर्ट बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और खाली एप्पल की बात करिए आप तो पिछले साल मतलब जो अभी कारोबारी साल बीता है तकरीबन उन्होंने $22 बिलियन के आईफोन्स इंडिया में बनाए हैं। तो ऑलमोस्ट 60% उनका जो इन कंपैरिजन टू द ईयर बिफोर 23-24 के मुकाबले, और दुनिया के 20% आईफोन्स अब इंडिया में बन रहे हैं। जितने भी वो अमेरिका में जो आईफोन्स आज जो अवेलेबल हैं या जो बिक रहे हैं वो सब हिंदुस्तान में निर्मित हैं। और अभी जब ये ट्रम्प टैरिफ का एक वो जब आया तो उस समय एप्पल ने उससे बचने के लिए उन्होंने बहुत तेजी से यहाँ से जो है प्लेन भर भर के आईफोन्स जो है तुरंत यूएस मार्केट्स के लिए भेजे। हालांकि उसके बाद ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया कि अभी फिलहाल हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये जो मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, उन पे उस तरह का वो टैरिफ का असर नहीं लगेगा। प्लस अभी तो सारे तरह के टैरिफ्स पे 90 दिन के लिए एक उन्होंने रोक लगा दी है। लेकिन आगे चल के क्या होगा अगर जो भी 90 दिन के बाद जो भी होने वाला होगा टैरिफ के क्षेत्र में, तो क्या कोई एडवर्स इम्पैक्ट आएगा भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग? नहीं अमरीश, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात नहीं है, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए भी क्षेत्रों में हिंदुस्तान बहुत तेजी से जो है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा 90 दिन के बाद, तो मुझे लगता है वो स्थिति भी आएगी नहीं तब तक कोई ना कोई, क्योंकि हम लोग बायलैटरल लेवल पे भी बहुत ज्यादा यूएस के साथ एंगेज्ड हैं। आज ही जो हमारे चीफ नेगोशिएटर हैं वो अमेरिका जा रहे हैं या पहुंच रहे होंगे, अब राजेश अग्रवाल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत जो बैकडोर चैनल से या आमने सामने जो उनके वाइस प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं हिंदुस्तान, तो मुझे लगता है और खुद बे खुद आप जब भी देखेंगे ट्रम्प साहब बात करते हैं टैरिफ, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक अलग से एक अलग ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं। और एक केमिस्ट्री है उनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो मुझे लगता है वो जरूर है कि वो भी ठीक है, वो अपना फायदा देखते हैं, क्योंकि हमारा यूएस के साथ है ट्रेड सरप्लस भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 45-46 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है हमारा यूएस के साथ। तो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो चाहते हैं कि उनको मार्केट एक्सेस मिले। प्लस जो नॉन टैरिफ तो एक इशू है ही है, उनकी कई बड़ी डिमांड मुझे लगता है नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो भी है। तो मुझे लगता है जो हम बायलैटरल लेवल पे नेगोशिएशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। और आज भी मेरी किसी एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि शायद हम अगर पहले नहीं हुए तो दूसरे देश होंगे जो यूएस के साथ ये ट्रेड टैरिफ के मसले को हम हल कर लेंगे। Siddharth ji, the Purchasing Managers Index for manufacturing has gone up to 58.1 in the March of 2025. Anything above 50 is supposed to be very good as an indicator of manufacturing in India. In February, it was 56.3. So month on month, overall manufacturing has gone up. We have been focusing on electronic manufacturing. Do you see this trend continuing in this current scenario? Notwithstanding how we are able to draft free trade agreement bilaterally with the US or not, whether the 90-day pause comes into effect or not. See, Arjun, I would see it as, PMI is a very big indicator of what is the kind of demand, in the system. So that indication is obviously positive. And if you look at since February, since the budget, plus you would see the inflation is down. So RBI has already done 2 rate cuts. So we have already got 50 basis point rate cuts. We are trying to, one of the reasons that we were somewhat, which all experts were saying that there is a need to push demand. So that was also somehow addressed in the budget. We increased the income tax limit or the tax limit for to 12 lakh rupees. So I think all that was a step, because we knew since Trump had come, there was a feeling that all these disruptions are going to happen. So I wouldn't be able to, it would be difficult to say what happens going forward, because things are very, very fluid. So, but yes, Indian economy, if you see all the indicators, you see our inflation trend, you see the RBI taking rate cut, then the latest guidance on monsoon is very positive. So domestically, there are no reasons for India to slow down. And all the estimates that we are getting, even the revised estimates, are putting us closer to about 6.5%, somewhere around that. The Indian economy would still be the fastest growing economy, among the fastest growing economy. So I do not see, yes, there would be some disruptions, and disruptions are already there. So that, all that, but still domestically, I don't see much of that impacting us.
Let's move on to the next story. Prime Minister Narendra Modi today spoke to CEO of Tesla, Elon Musk, and discussed collaboration in the areas of technology and innovation. In a social media post, Mr. Modi informed that he talked about various issues, including the topics that he covered with Mr. Musk during his meeting in Washington, D.C. earlier this year. Mr. Modi also reaffirmed that India's commitment in advancing partnerships with the U.S. in the domains of technology and innovation. Now, tell us about Starlink and how that's going to revolutionize communications in India. See, Arjun, I think, Starlink and Tesla, I think these are two big things which whenever we talk of Elon Musk, I think these two things come up. So I think Starlink, I think we've already granted them permission to come and start their operations in India. I think the modalities are being worked out with the Ministry of Communication. So it is yet to be seen. The details are yet to be announced how they would operate in India. But yes, because I think the cost would go down in a big way. That is what the telecom operators in India are also worried how they would function. There are certain issues where would they be placing their servers and all those. But I think the communication minister has replied on that, has allayed those fears also that they would be abiding by the rules as other telecom operators. So I think any competition, anything like this is good for the consumer in any way. What about electric vehicles, EV manufacturing? Do you see competition here on the price front, on the quality front? How do you see that taking off in India? See, EVs in India is catching up in a big way, Arjun, that we are seeing. Even the government of the day is pushing it. Even the state governments are now pushing it up. They are giving you concessions in terms of waiving off the registration fees. And I think there is a talk of government coming out with a policy in terms of, especially for this NCR region, National Capital Region of Delhi, where we are looking at kind of stopping the registration of diesel and petrol vehicles in a year or two from now. That's what we are, that talk is on. Still that policy is not out. Plus the state government itself is pushing EVs in a big way in Delhi because of the pollution. In country general, as a whole also, EVs have picked up in a big way. The sales of EV vehicles are really going up. So I think the future is very bright. And what happens, so there is a Chinese company also which is doing very well in terms of producing EV companies, and Tesla also. We've been hearing for a long time. So when do they come? It needs to be, only time would answer that question. यहाँ पे सिद्धार्थ हम एक ईवी की बात हो रही है, इससे जुड़ी हुई एक खबर की जानकारी श्रोताओं को दे देते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत मंडपम में आयोजित राइड एशिया ईवी एक्सपो में हिस्सा लिया। ये एक्सपो भारत में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी है जो व्यापक बाजार जानकारी, बेहतरीन व्यावसायिक अवसर और नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करती है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार दिल्ली को देश में 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला शहर बनाने की योजना बना रही। जैसा कि आपने अभी कहा कि डीजल और पेट्रोल वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद होगा, जो सचमुच एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। नहीं अमरीश जी, अभी कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी ये कहा कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि अगर कोई बाहर से आदमी आता है, नया आदमी आता है, तो 2-3 दिन अगर यहाँ पे रह जाए तो वो बीमार, सांस लेने में उसे तकलीफ होने लगती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की ये एक योजना है कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है सीएनजी व्हीकल्स को भी धीरे धीरे फेज आउट करने की बात हो रही है। तो वो कंप्लीट ईवी की तरफ या ग्रीन फ्यूल की तरफ जाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है उसी का जो है हिंट जो है, मुझे लगता है जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी बोल रही हैं, कुछ हमने कहा थोड़ी सख्तियां लागू करने की भी बात हो रही है। जो पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको हम पेट्रोल डीजल अब दिल्ली में नहीं देंगे या एनसीआर रीजन में। तो इस तरह से, क्योंकि पोल्यूशन एक बड़ा इशू है इस एरिया में। In more news, India's foreign exchange reserves rose by $1.56 billion, reaching over $677.8 billion in the week ending April 11. According to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India during the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, were up by $892 million to around $575 billion. Gold reserves increased by $638 million, totaling to $79.99 billion. Meanwhile, central bank's position in the IMF was up by $43 million, reaching $4.5 billion, while special drawing rights SDRs declined by $6 million, reaching $18.35 billion. Siddharth, to what extent are our net exports
And gold prices on a per troy ounce basis, it's almost $3,300 per troy ounce. Both of them responsible for our forex reserves. Yeah, but forex reserve, yes, there was a concern. If you would remember some months back when the FIIs were withdrawing in big, and so all that pressure was there on the forex reserve. But I think now again we have kind of mustered it back. It's almost plus $677 billion. I think, which is almost about a year of, we are protected about for a year of exports. So I don't think that's a matter of concern for us as of now. But yes, since these kind of trade disruptions, protectionist policies are being talked about, I think, but since we have a huge forex reserve, that is what we use. Even when we were seeing a huge fall in our rupee, I think that RBI was intervening in a big way to keep it, that volatility as low as possible. और चलते हैं शेयर बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। बंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज गुड फ्राइडे के अवसर पर बंद रहे। इक्विटी डेरिवेटिव्स, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, मुद्रा और कमोडिटी डेरिवेटिव क्षेत्रों में भी कोई कामकाज नहीं हुआ। कल घरेलू शेयर बाजारों में वित्तीय स्टॉक्स की खरीदारी और विदेशी फंड्स की लगातार आमद के चलते तेजी दिखाई दी थी। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1509 अंक यानी 1.96% की तेजी के साथ 78,553 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 414 अंक यानी 1.77% बढ़कर 23,851 अंकों पर जा पहुंचा। इस बीच दोनों ही घरेलू सूचकांकों ने सप्ताह के दौरान 4.5% की छलांग लगाई। 4 वर्षों से अधिक समय के दौरान इन सूचकांकों का यह सबसे बड़ा साप्ताहिक प्रदर्शन है। सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे आप? एक पिछला सप्ताह बहुत ही अच्छी खबर है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए और सभी के लिए, चूंकि जिन लोगों ने भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रखा है पिछले काफी समय से जो हाल था शेयर बाजार का, तो आप कैसे इसको विश्लेषित करते हैं और क्या आपको अब सिनेरियो अगले सप्ताह में दिखाई देता है? देखिए अमरीश, ये जो भी उथल पुथल है वो शुरुआत अक्टूबर के बाद से हुई थी, जब FIIs ने विड्रॉ करना शुरू किया था। उसके बाद ट्रंप साहब आए और ये टैरिफ की बात शुरू हुई और उन्होंने अनाउंस भी किया, टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। उसके बाद उसको अब उन्होंने पॉज कर दिया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट्स ने वो सब जो डिसरप्शन है उसे फैक्टर इन किया है जो अभी तक हुआ है, और कहीं ना कहीं अब इस तरह की इंडिकेशंस आ रही हैं कि हम कहीं ना कहीं इसका भी हल निकाल लेंगे। और जहां तक तो मुझे लगता है जो दोनों कारण थे उसमें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से इस गिरावट का कोई लेना देना नहीं था जो भी हमारी स्टॉक मार्केट में हुआ। हाँ, लेकिन ये जरूर है उसके साथ साथ अभी जो एक नई बात आ रही है या जो 3-4-5 सेशंस में हम देख रहे हैं या पिछले आप कह सकते हैं 8-10 दिन का जो एक रुझान है, हम देख रहे हैं कि FIIs धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। और FIIs का भी एक नेचर होता है, ये बात हमें समझना चाहिए अमरीश, की उनको भी whenever they think it is the best time for them to reap profits, they will make their profit. वो कभी भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं FIIs का बड़ा क्लियर होता है, उनका मोटिव प्रॉफिट है। तो अच्छी बात है और ये इसको पॉजिटिव वे में इस तरह से भी देखना चाहिए कि कम से कम हम उनको उनके प्रॉफिट अगर वो कमाना चाहते हैं या उसको बुक करना चाहते हैं तो हम उन्हें लेने देते हैं उस प्रॉफिट को। और वो फिर चूंकि हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन वो हिंदुस्तान की बाजार से दूर रह पाएंगे। और अब अगर अभी आप देखिए फेड रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरमी पॉल, उन्होंने क्या बोला है कि अभी यूएस में ही उनको अनसर्टेनिटी दिख रही है, उनकी फर्स्ट क्वार्टर में ही उनको लग रहा है कि स्लो डाउन आ जाए। हालांकि उन्होंने बोला है कि थोड़ा अभी ही विल वेट फॉर मोर ग्रैन्युअल डिटेल्स, ही इज लुकिंग फॉर मोर डेटा। फिर उनका जो रेट कट्स की वो था उस पर अभी जो उनका कमिटमेंट है वो थोड़ा जो है उतना कमिटेड नहीं है वो। तो वो उस तरह की सिचुएशन में इस समय भी हिंदुस्तान 6-6.5% के रफ्तार से हमारी विकास दर रहेगी इस साल भी जो अनुमान है। तो मुझे नहीं लगता, अच्छा फंडामेंटली आप देखेंगे इन्फ्लेशन, मॉनसून तो इस और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कहीं भी कोई ऐसे माइनसेस नहीं है जो अच्छा। एक और क्यू जो मुझे लगता है अब मार्केट्स जिस पे मार्केट की थोड़ा बहुत दिशा तय होगी वो हो गए जो रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब मुझे कोई बहुत नेगेटिव नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है चूंकि ये डिसरप्शन जो
हैं बने हुए हैं इंटरनेशनली, जो हमारे वित्त मंत्री ने भी आज बोला है कि दीज आर वरीसम, दीज काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं या मेजर्स हो रहे हैं, तो इससे डिसरप्शन आता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स हैं उसमें डिसरप्शन आता है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ सकता है। तो अमरीश, उस तरह के छोटे हिकअप्स तो जरूर आएंगे और हो सकता है फॉर ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है थोड़ा उथल पुथल रहे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एज अ निवेशक को मुझे लगता है ये टाइम है, खरीदिए, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, अच्छे दाम पे खरीदिए, कुछ ऐसे दिन चुनिए जिस दिन आप अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए, अगर आपको उस दिन पे अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो मुझे लगता है दिस इज द टाइम टू बाय। ही इज गिवन, मैं तो उसको पॉजिटिव वे में देखता हूं कि ट्रम्प साहब ने आपको एक और मौका दिया है, अच्छी प्राइस पे, अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे शेयर्स खरीदिए, अपना होमवर्क अच्छा करिए। जिस तरह का बाजार की हालत है, जो एक आम निवेशक है, एक सामान्य व्यक्ति जो निवेश करता है, वो थोड़ा उसको डर तो लगता ही है ना मार्केट में आने से। नहीं अमरीश, मैं तो ये कहता हूं कि जब आपको वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं, इस समय मार्केट गिर रही है, अच्छी कंपनियों में निवेश करिए, डर क्यों रहे हैं? डरना तो आपको तब चाहिए जब आप हाई वैल्यूएशन पे लगा रहे हैं एकदम। तो आप देखिए ना, इस समय आपको मतलब ऐसे शेयर्स 20-25% गिरे हुए हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स, कंपनीज जिनके बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं, उनके सेल्स अच्छे हैं, उनके ऑर्डर बुक अच्छी है, उनकी डेट, उनका आप देखेंगे डेट लेवल्स वगैरह बहुत लो है। तो मतलब थोड़ा सा आप अपना वैल्यू पिक करिए, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। और थोड़ा अपना जो वो है इन्वेस्टमेंट का जो वो है ड्यूरेशन, उसको जरूर मैं बोलूंगा कि 2 से 2.5 साल 3 साल का बना के चलें। अगर आप Well, Siddharth, I don't want to break off your line of thought either, but our listeners also want to know that will this bull market continue? 4.5% for the week. What happens on Monday? The FIIs, FPIs were net buyers to the tune of 4,667 crore rupees. Yesterday itself, the market went up. Now you also have the fourth quarter results. So your bellwether stocks like Infosys have already declared 12% lower year on year in terms of their net profit. What should be the stand now? How is the market going to be next week? See, what I would say, Arjun, it is very difficult to predict what the market will be next week because we don't know what Mr. Trump has in mind, not tomorrow or what he does next. Well, the US market has fallen. Plus, also another issue is, see, there are a lot of ongoing international issues. Ukraine, Russia is not concluded. Now they've opened Iran, US talks, nuclear talks are going on. So what he does next, nobody knows. He's now also giving up on Ukraine, Russia. So what impact it has? What are the hedge funds going to do? Because they're the ones buying into a market or selling in our market. So hedge funds, obviously, they have a certain amount of money fixed for different markets. So I don't think immediately what they're going to think. I don't see a huge inflow of money coming into Indian market. What about Nifty IT? So Nifty IT, obviously, I would say it's not a bad place. I still say the valuations are good. A lot of people are not bullish on IT, but I would say see the valuations. So you're getting them at very good valuations. Why would you get Infosys? You look at Infosys 2 months back. What was the valuation? And you also look at what Arjun in last 10, as you said, the 4 good sessions of bull run. You look at how these stocks have scaled up. They've almost scaled up 10-15%. So what I would say, you pick your stocks, wait for your day, you would still get a chance, and look and keep a little longer time horizon. But I would not tell investors to stay away from the market. जी. और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के अधिकांश बाजारों में आज अवकाश से प्रभावित कारोबार के बीच मिला जुला रुख दिखाई दिया। जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 1% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.5% से अधिक बढ़ा। दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.11% की गिरावट दिखाई दी। हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप के शेयर बाजार भी आज गुड फ्राइडे के चलते बंद रहे। इस बीच जापान में मुद्रास्फीति की वार्षिक वृद्धि दर मार्च में 3.6% की रही। ये लगातार तीसरा वर्ष है जबकि मुद्रास्फीति की दर बैंक ऑफ जापान के 2% के लक्ष्य से ऊपर चल रही है। इस वर्ष फरवरी में मुद्रास्फीति की दर 3.7% थी, लेकिन मार्च में इसमें कमी दर्ज की गई। इस वर्ष मार्च में कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की दर बढ़कर 3.2% हो गई है। CPI में
इसमें तेल उत्पाद शामिल है, लेकिन ताज़ा खाद्य पदार्थों के मूल्य इसमें शामिल नहीं हैं। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे आप? हालांकि एशिया के ज़्यादातर बाजार बंद रहे, लेकिन जापान की जैसे अभी हमने खबर देखी, तो आपको एशिया में ओवरऑल और जापान में जो स्थिति है उस पर आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जहां तक बात एक जो सुनने में आ रहा है कि शायद जापान और यूएस का ट्रेड डील, दे आर वेरी क्लोज टू अ डील ऑन देयर टैरिफ अरेंजमेंट. सो आई थिंक ओवरऑल अगेन ऑल मार्केट्स आर वेरी jittery. So I don't think there would be, I do not see any clear signs of stability in any of the markets. It would all be how things pan out from now or over next 2 months, 3 months. There's some background to this as well. There's been a treasury sell-off by China and Japan. What's the thinking of the Bank of Japan? Because Japan is also facing inflation at 3.6%. They have a target of 2%. Their central bank. How are they looking at US treasuries? Because the yield has gone up, because there's been a greater sell-off, the demand has come down for buying this bond. So the yield has gone up to 4.3%. How is this Bank of Japan? How do you see their actions right now? See, Arjun, was the reason was that Trump paused the tariffs, because he saw the disruption coming to the US markets, then all that passing on to the other countries. Because once you see a sell-off or a panic in the US bonds, treasury bonds, so that would have obviously then shifted to or crossed over to other economies. So I think for now, they are obviously the biggest concern for any of these nations. The biggest for them focus is to do as soon as possible a tariff deal with US, and especially Japan is obviously, I think they are very close to it. So I think the first step that would give them direction would be the tariff deal. Well, let's have a look at the US markets now. US stocks ended mixed on Thursday as investors weighed progress in US trade negotiations against concerns about the interest rate outlook. Dow Jones Industrial Average dropped over 1.3% down. S&P 500 slipped 0.13%, while Nasdaq Composite Index closed marginally up by 0.13%. Meanwhile, the number of Americans filing new applications for unemployment benefits fell to a 2-month low last week. According to the Labor Department data, initial claims for state unemployment benefits dropped 9,000 to a seasonally adjusted 2,15,000 for the week ended on 12th April, the lowest level since February. Very interesting. Apart from the upheavals in the stock market, there's been a correction right now as we speak as well. Do you see the policy of Trump actually shore up employment? That's what the data is telling you right now. Is that likely to happen? Is manufacturing likely to be reshored to America? See, Arjun, the question, that answer, even Jeremy Powell has not been able to answer that question. What happens? What is the kind of impact? He has though said, obviously, this trade war would lead to disruption. It would impact US also. And that's why he said that there would be a slowdown. There's already... But also unlikely intervention by the Fed. Yeah, but the main, what I would say, like our central bank, which is main task is to handle inflation and growth. In US, the Fed Reserve, the main task is to look at unemployment and the inflation. They do not target growth. Obviously, growth is a byproduct. If unemployment is going up, obviously that shows that your growth is going down. So I think he's also said they'll wait for some time, but he's also fearing some kind of unemployment could go up, because what data comes in is obviously with some dated. In more news, global crude oil markets are closed to trading in observance of Good Friday. On Thursday, oil prices settled more than 3% higher, supported by hopes for a trade deal between the US and the EU and new US sanctions to curb Iranian oil exports, which further elevated supply concerns. Brent crude futures settled 3.2% up at $67.96 per barrel. WTI crude closed over 3.5% up at $64.68 per barrel when reports last came in. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।
आप दोनों को भी धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. India's electronic manufacturing increased fivefold in the last decade, says Union Minister Ashwini Vaishnav. Domestic stock markets remain closed in observance of Good Friday. Asian indices end mixed, and India's foreign exchange reserves rise by $1.56 billion to over $677 billion as of April 11, according to RBI data. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.